अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोगन और बॉन को देखते हैं, और अब इनका ऊपर जाना मना होता है, लेकिन इनका पानी अब खत्म हो चुका था, इसलिए बाकी फ्लोर्स पर जाकर खाना और पानी ढूंढने का तय करते हैं। इसलिए अब ये दोनों लिफ्ट से रिंग नंबर 8 पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें जॉनस की लाश मिलती है, जो एपिसोड 1 में सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। अब इस लाश को देखकर बॉन काफी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसके बटन दबाने की वजह से ही जॉनस नीचे गिर गया था। इसलिए बॉन जल्दी से वहां से निकल जाता है, और अब और अंदर जाने पर बॉन को वहां पर एक लाइफ राफ्ट मिलती है, साथ ही वहां पर काफी खाना भी होता है, जिसे देखकर बॉन काफी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम बॉन को बर्लिन के एक नीलामी घर में देखते हैं, जहां वो एक अमीर महिला जिसका नाम मार्गो होता है उससे मिलता है, और खुद को एक आर्टिस्ट वॉलपेपर बताता है। इस महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी, और अब उसके परिवार में सिर्फ उसका सौतेला बेटा कैस्पर है। और अब इस बातचीत के दौरान बॉन मार्गो को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद अगले दिन मार्गो बॉन के घर आती है। मार्गो ने दरअसल यहाँ एक कीमती हार पहना होता है, और बॉन उससे उस हार के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो बताती है कि ये हार उसके पति के परिवार के खानदान का है। जिस पर फिर बॉन या मार्गो को बताता है कि उसकी पत्नी की भी 6 साल पहले मौत हो चुकी है, और अब वो यहाँ अकेला रहता है। इनकी अब थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मार्गो बॉन को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है, पर मार्गो के जाने के बाद बॉन ग्लास से उसकी फिंगरप्रिंट कलेक्ट करता है, और बाद में इंटरनेट पर उसकी हार की कीमत देखता है, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की होती है। अब इसके अगले सीन में हम बॉन को देखते हैं, जो मार्गो से मिलने उसके घर आता है, और यहाँ बॉन मार्गो के हार की तारीफ करता है, और उसे वही हार पहनाकर उसके साथ डिनर पर जाने की रिक्वेस्ट करता है। इसलिए मार्गो अपना हार लेने ऊपर जाती है, लेकिन बॉन उसका पीछा करता है और देखता है कि मार्गो अपनी वॉइस पासवर्ड से हार को लॉकर से बाहर निकालती है, लेकिन ये सब करते हुए उसे कैस्पर देख लेता है। इसलिए घबराहट में बॉन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में कैस्पर बॉन को बताता है कि उसे पता है कि वॉलपेपर नाम का आर्टिस्ट 80 साल का है, और वो मार्गो से अब तक सब कुछ झूठ बोल रहा था। साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि वो उसकी उस हार को चुराने में मदद करेगा, क्योंकि मार्गो उसकी सौतेली माँ है, और उसकी पिता की मौत के बाद ये हार उसे ही मिलना चाहिए था। इसलिए अब ये सौदे पर ये दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, जहाँ बॉन कैस्पर को बताता है कि उसने मार्गो की फिंगरप्रिंट्स और वॉइस सैंपल्स तैयार कर लिए, और जल्दी अब मौका मिलने पर वो हार को चुरा लेगा। जिसके बाद दोनों बॉन के घर पर जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और अब हम यहाँ पता चलता है कि बॉन एक गे है। अब अगले दिन बॉन कैस्पर को अपना असली नाम बताता है, जो बॉन एंडेथ होता है, क्योंकि यह बॉन कैस्पर को पसंद करने लगा था। फिर एक रात को कैस्पर और मार्गो घर से बाहर किसी काम से जाते हैं, और प्लान के हिसाब से कैस्पर घर के दरवाजे खुले छोड़ देता है, जिससे बॉन आसानी से घर में घुसकर वो हार चुरा लेता है। अब इस हार को लेकर बॉन अपने दोस्त पॉल के पास जाता है, जहाँ पॉल उसे बताता है कि ये हार नकली है। जिसके बाद बॉन अपने घर पहुंचता है, जहाँ पुलिस पहले से ही उसका वेट कर रही होती है, और वो फिर बॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सीन बर्लिन की जेल में शिफ्ट होता है, जहाँ मार्गो और कैस्पर बॉन से मिलने आते हैं, और यहाँ मार्गो बॉन को बताती है कि उसका पति एक जुआरी था, और असली हार वो काफी समय पहले जुए में हार गया था, लेकिन उसके नकली हार चुराने से मार्गो और कैस्पर को अब इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, पर इसके लिए बॉन को नकली हार की सच्चाई सबसे छिपानी होगी। पर अब मार्गो के वहां से जाने के बाद कैस्पर बताता है कि मार्गो को उन दोनों के प्लान के बारे में उसी रात को पता चल गया था, जब उसने वॉइस पासवर्ड चुराया था, और साथ ही कैस्पर के ऊपर भी जुआ खेलने के कारण काफी कर्ज हो गया था, इसलिए उसे बॉन को धोखा देना पड़ा। जिसके बाद कैस्पर बॉन को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है, पर बॉन भी कैस्पर
मेंबर को वादा करता है कि वो नकली हार के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अब सीन वापस से प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ रिंग 8 पर बॉन्ड सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसके लिए उसे किसी क्रू मेंबर की आईडी कार्ड की जरूरत होगी। फिर तभी बॉन्ड को वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर देखता है कि कैटी लोगन के लिए थोड़ा खाना और जरूरी मेडिसिन लाई होती है। अब कैटी के वहाँ से जाने के बाद बॉन्ड लोगन के पास आता है और तभी लोगन के हाथों से उसकी दवाइयाँ नीचे गिरा देता है। बॉन्ड अब उन मेडिसिन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लोगन को मिर्गी की बीमारी है, जिसके बाद वो लोगन को अंदर ले जाकर आखिरी बची हुई लाइफ राफ्ट दिखाता है। पर अब भी उनके पास कोई क्रू आईडी कार्ड नहीं होता, इसलिए बॉन्ड लोगन से इस लाइफ राफ्ट को हैक करने को कहता है, क्योंकि लोगन धरती पर हाईटेक कार्स को हैक करने का काम करता था, इसलिए अब लोगन इसे हैक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लाना और एवेलिन शिप में एस्ट्रॉइड की टक्कर से हुए नुकसान का पता लगाने वापस से सेल 50 में जाती है, जहां वो देखती कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से वहां पर एक बड़ा छेद हो गया था, जिसमें वो एस्ट्रॉइड फंसा हुआ था। अब इसके बाद एवेलिन लाना को शिप में एक जगह पर लेकर जाती है, जहां पर सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का सामान रखा होता है। वो अब अपने हाथ पर लेके नंबर वाला सूटकेस लेती है और अपने फिंगरप्रिंट से उसे खोलती है, जिसमें रूबी की फोटो होती है, जिसे देखकर लाना इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ आकर अपने सूटकेस लेते हैं। अब यहाँ गार्सिया अपने कैबिन में आकर अपना सूटकेस खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वो काफी इमोशनल हो जाती है और बिना सूटकेस खोले उसे अलमारी में रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं शून के सूटकेस में उसके भाई की तस्वीर होती है। हेनरी भी अपना सूटकेस चेक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एवेलिन आ जाती है, जिसके बाद एवेलिन हेनरी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है और तभी उन्हें हॉस्पिटल रूम में कुछ आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ गार्सिया अपने सूटकेस के साथ होती है। यहाँ वो शिप में चल रही सिचुएशन की वजह से काफी टेंशन में होती है और हेनरी को देखते ही रोने लगती है, जिसे देखकर हेनरी और एवेलिन मिलकर गार्सिया को शांत करने लगते हैं। दूसरी तरफ शून लाना के पास आता है और उसे अपने भाई के साथ बिताए बचपन की कहानियां सुनाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि शून लाना को पसंद करने लगा है। वहीं नीचे रिंग में कैटी लोगन को अपना सूटकेस खोलकर दिखाती है, जिसमें काफी सारी किताबें होते हैं। यहाँ कैटी लोगन से उसके सूटकेस के बारे में पूछती है, जिस पर लोगन उसे बताता है कि उसके पास यहाँ लाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो सुनकर कैटी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो लोगन को किस करती है। अब इसके बाद लोगन कैटी को यहाँ आखिरी बची लाइफ राफ्ट के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉन भी आ जाता है, जो कैटी को वहाँ देखकर गुस्सा होने लगता है। लेकिन लोगन बॉन को बताता है कि कैटी भी उनके साथ लाइफ राफ्ट में जाने वाली है। दूसरी तरफ ऊपर शिप में शून और लाना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर गार्सिया, एवेलिन और हेनरी पहले से ही पार्टी कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर शून और लाना भी उनके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। इधर रिंग 8 में कैटी लोगन को एक क्रू मेंबर का आईडी देती है, जो उसे उसके कैबिन में मिला था, जिसकी मदद से लोगन लाइफ राफ्ट को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन कैटी इस राफ्ट में बॉन्ड के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए लोगन सिर्फ कैटी के साथ लाइफ राफ्ट में जाने को तैयार हो जाता है और कैटी को उसके लिए थोड़ी और मेडिसिन लाने के लिए ऊपर भेजता है। पर बॉन्ड वही होता है जो छिप कर लोगन और कैटी की बातें सुन रहा होता है। और अब कैटी के वहाँ से चले जाने के बाद बॉन्ड बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि लोगन उसे अकेला छोड़कर जा रहा था। इसलिए गुस्से में बॉन्ड लाइफ राफ्ट को बिना किसी पैसेंजर्स के लॉन्च कर देता है। इसलिए बॉन्ड और लोगन में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ बॉन्ड लोगन पर भारी पड़ता है और वो लोगन का गला दबाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लोगन को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर ली कैटी को नीचे मेडिसिन ले जाते हुए देख लेती है और छुप कर कैटी का पीछा करने लगती है। और यहाँ पार्टी के बाद एवेलिन बाकी सभी को बताती है कि अभी ये सब जो शिप में हो रहा है उसकी वजह वो खुद है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को जगाकर उन्हें लाइफ राफ्ट में बिठाकर शिप से सुरक्षित निकाले। लेकिन मैक्स को बचाने के लिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा और उन सब की जान दांव पर लगा दी, जो सुनकर सभी गुस्से में एवेलिन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर कैटी मेडिसिन लेकर रिंग 8 पर पहुंचती है, पर लोगन उसे बताता है कि लाइफ
फ्रॉब अब जा चुकी है। और फिर वो गुस्से में कैटी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जो सुनकर कैटी भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब कैटी के जाने के बाद वहाँ ली आती है और ली के हाथ में लेजर गन होती है, जिसे वो लोगन की तरफ पॉइंट करके उससे उसके पास के बारे में सवाल करती है, जिसका लोगन सही जवाब देता है, जिससे ली को यकीन हो जाता है कि लोगन इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद ली लोगन से उसकी मदद करने को कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।